जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ वर्ष से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपका एनटीपीसी के लिए। तो रेलवे का यह सेट चल रहा है जो जीएस का सेट है, ठीक है, रेलवे स्पेशल। बाकी अन्य एग्जाम सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो सेट नंबर 50 है। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे मिल सके और नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसको एज अ टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अपना देखते रहिएगा कितना आपका सही होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। सबसे पहला देखिए क्या है, क्वेश्चन था आपके लिए जो 49 के अंतर्गत दिया गया था। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। यहाँ पे पाली दे रखा है ना। कौन सा भाग नहीं दिया है, थोड़ा सा यही थोड़ा सा डीप बनने लगा है। तो अग्र ललाट पाली, भित्तीय पाली, शंख पाली, अनुकपाल। तो ये थोड़ा सा अगर इसको अगर हम कहें सुनने से संबंधित, तो जो ब्रेन है, ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है वो आई एंड ईयर पर कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पाली लोब पूछ रखा है। तो लोब जो होता है आमतौर पे आपका जो फोर ब्रेन है उसका सेरेब्रम का पार्ट होता है ना। उसमें सेरेब्रम में क्या होते हैं देखिए, फ्रंटल लोब होता है, उसके बाद क्या होता है पैरेटल लोब हो जाएगा, ऑक्यूपिटल और टेम्पोरल लोब। तो ये जो होगा टेम्पोरल होगा। शंखपाली इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए शंखपाली या टेम्पोरल लोब। थोड़ा सा ये अलग बनने लगा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। टेम्पोरल लोब जो है श्रवण शक्तियों से शॉर्ट मेमोरी के लिए भी, ड्रीम फॉर्मेशन वगैरह इत्यादि के लिए भी ये आमतौर पे महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें इस यहाँ भी थोड़ा सा ये यूनिक बन गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आमतौर पे हमें यहाँ पे मध्य मस्तिष्क चाहिए था ऑप्शन, लेकिन नहीं दिया। ये थोड़ा सा डीप गया है और एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्पोरल लोब में थोड़ा सा जैसे सुनने की शक्ति को कंट्रोल करना, साथ साथ थोड़ी बहुत सूंघने, स्वाद इत्यादि की भी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में भी, मौखिक रूप में जो होता है, तो इससे भी थोड़ा सा इसका काम होता है ना। इसे हम लोग कहेंगे टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो आमतौर पे ये क्या होता है, ये आपका सेरेब्रम पार्ट से होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने खुद ही वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो है मेमोरी जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो सेरेब्रम के 5 लोब होते हैं और सबसे बड़ा मस्तिष्क यही होता है ना, इंटेलिजेंट ब्रेन यही होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी जो है थैलेमस वाला जो फॉर ब्रेन का ही पार्ट है, यानी अग्र मस्तिष्क का थैलेमस वाला, 5 ज्ञानेंद्रियों में से थैलेमस जो है 3 पे कंट्रोल करता है, और आई और ईयर यानी कि सुनने और देखने की शक्ति का जो कंट्रोल्ड होता है वो मिड ब्रेन यानी कि छोटे मध्य मस्तिष्क पे होता है, जो सबसे छोटा भी होता है। तो उसके तहत जो है इस पे काम होता है। बस ये भैया याद रखिए, बहुत बात कर लिए इस पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं ना। और बाकी ये सब इसमें अगर ललाट पाली वगैरह, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। पूरा आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। मेमोरीज जो है मानव मस्तिष्क का पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लास्ट में बॉक्स बन के आएगा, उस पर मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अपना टिक लगाते चलिए। लिखा है चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो ये भैया देख लीजिए, बड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक है। तेल छितराव का, अम्ल वर्षा का, कार्बन डाइऑक्साइड का, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का, ठीक है। तो ये चेरनोबिल महाविपदा जो है ये 1986 के समय में है ना, सोवियत संघ जो है यूक्रेन, सोवियत संघ की वजह से यूक्रेन में ये सब चीज़ें आई थी। यूक्रेन में है चेरनोबिल, ठीक है। तो ये परमाणु जो है विद्युत संयंत्र की घटना एक थी जो घटित हुई थी। तो रेडियोधर्मी से ही संबंधित है, ठीक है, रेडियो एक्टिव से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण हुआ। देखिए ये रेडियो एक्टिव वाला कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा कहाँ, 2 ही तो हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। आप जानते हैं थोरियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है, एलिमेंट्स है
है ना, बाकी भी हैं लेकिन जिंक तो नहीं है कम से कम। तो थोरियम से ही होता है आमतौर पे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर थोरियम हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जो है मोनाजाइट पाया जाता है, केरल के जो तटें हैं, मालाबार तट वगैरह इस पे, तो उसी में जो है थोरियम की प्रचुरता है, ठीक है। और इस थोरियम में जो है रेडियो एक्टिव जो है रेडिएशन बहुत ज़्यादा उत्तम किस्म की होती है, हम कहते हो बेहतर तरीके से पाया जाता है। चलिए ठीक है, इसका हो जाएगा ग। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारी जो है ना, स्तनधारी जैसे मनुष्य वगैरह एनिमल्स जो है, इनमें कौन सा ऐसा है जो उत्सर्जन का कार्य करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, वक्र, फेफड़े, जिगर या यकृत, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे या वक्र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर किडनी, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है जो स्तनधारी होते हैं उसका एक आवश्यक ऑर्गन है ना। आमतौर पे ये यूरिया, लवण आदि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं उन सबको ब्लड से अलग करता है ना। और उसको मूत्र मार्ग से, या हम कहें तो मूत्र में जो होती चीज़ें, टॉक्सिक एलिमेंट सब उसमें भेज देता है, ये सारी चीज़ों को, और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, एटलीस्ट। तो ये काफ़ी कुछ काम करता है। तो ये भी याद रखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अवयव कार्य करता है ना, तो किडनी, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? जो दूसरा वाला था वो किससे संबंधित था? तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं डायरेक्ट बता दूं तो अंतर्विष्ट वृद्धि। जो दूसरी हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो बढ़ती जनसंख्या का पोषण करना, है ना, उन्हें संचित यानी कि मेंटेन रखना और विकास को बढ़ाए रखना। इसके लिए जो है 11वीं योजना बनाया गया कुछ, तो उसमें दूसरी हरित क्रांति का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि इसमें अंतर्विष्ट वृद्धि होगी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलें, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ हो जाते हैं आमतौर पे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? ये बढ़िया है, ये ठीक क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिणी पश्चिमी उसका निवर्तनी मानसून। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, ज़्यादा इसमें बात नहीं करना है, ये एक अलग व्यापक विषय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिमी भागों में, अपने आज जैसे साउथ इंडिया वगैरह में अपने जब ठंड होती है तो वहाँ पे बारिश हो रही होती है ना। तो कर्नाटक, इन सब चीज़ों में, आंध्र प्रदेश वगैरह क्षेत्रों में, उधर साउथ इंडिया वाले में, और ये भी होता है पश्चिमी वाले क्षेत्रों में ना, महाराष्ट्र में, इन सब क्षेत्रों में पूरा मतलब बरसात होती है। तो इसका जो कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो ये याद रखेंगे उत्तर पश्चिम में। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? देखिए ये ठीक ठाक है भाई साहब, ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर है। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन शानदार है। इसका जो करेक्ट फिलहाल मैं बता दूं, फ्रांसिस्को दी अमोड़ा लिखा है, अल्मेडा होता है, ठीक है, मैं तो अल्मेडा ही पढ़ा था, और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। फ्रांसिस्को, ये यार गलत हो गया, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मेडा इसका करेक्ट आंसर होएगा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी थी, ठीक है। तो ये पुर्तगाली वायसराय था। इसमें क्या था, इस नियम के अनुसार जो पुर्तगाली थे वो हिंद महासागर और अरब सागर में अकेले एकमात्र व्यापारिक शक्ति जो है इनके पास रहे, पुर्तगालियों के पास, ये इसके कहने का मतलब था, है ना, हिंद महासागर और अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो इन्होंने ज़्यादातर कोशिश करी कि समुद्री क्षेत्रों में अपना कमांड रखा जाए पुर्तगालियों ने, तो ये ध्यान देंगे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा उसका जो है
वायसराय था। निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या का थैली, ये तो थोड़ा आमतौर पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी क्वेश्चन में आएगा। रूप में किसे जाना जाता है? आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और राइबोसोम, ठीक है। और धीरे धीरे बाद में दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं तो भी गलत वहाँ पे ऑप्शन क्लिक हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा सा प्रेशर टाइमिंग का भी होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट। तो फिलहाल में इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली है, ठीक है। बाकी ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम लोग, चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? ये जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कहाँ पे बिजनेस करना सबसे आसान रहेगा, और जहाँ पे बिजनेस करना आसान होगा वहीं वो देश, जैसे चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था, कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा वहाँ पे, तो ऐसे ही इंडिया भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है इस पर। तो इसका जो रैंकिंग होता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये पूछ लेगा आमतौर पे। करंट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो UN से कोई मतलब नहीं है, नीति आयोग से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रीय विकास WHO नहीं, ये तो हेल्थ वाला हो जाता है ना। और बाकी जो विश्व बैंक है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। आप याद रखेंगे विश्व बैंक ने ही यही बनाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित आंकड़े, और यही इसको आगे मतलब जारी करता है रैंकिंग। इसका कुछ 10 क्षेत्रों में ध्यान देता है, जैसे व्यवसाय आरंभ करना, निर्माण की अनुमति देते हुए व्यवहार जो है गवर्नमेंट्स के किसी भी देश के, विद्युत की प्राप्ति हो रही कि नहीं, संपत्ति वगैरह, ये सब चीज़ें, ऋण लेना, छोटे निवेशक, मजदूर, ये सब मिलना जो है इसमें सब सम्मिलित होता है। तो इस हिसाब से रैंकिंग जारी की जाती है। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? अच्छा, किसको आपस में सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सोन महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होएगा आप अपना चुन लीजिए, इसका हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। गोदावरी से कृष्णा को एक साथ मतलब जोड़ा गया। तो इसका जो है आमतौर पे 2015 के आसपास कुछ इसका हो गया था कृष्णा गोदावरी का, ठीक है। बाढ़ का पानी वगैरह है इससे कंट्रोल करना, ये जो था। बाकी कृष्णा से होता है ना, जिसमें ज़्यादा पानी आने लगे तो दूसरे से लिंक करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो यही किया गया था आई थिंक 15 के आसपास, ठीक है। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? मीर जाफर कौन था? देखिए हल्दीगाड़ी, पलासी, पानीपत, बक्सर, ये आमतौर पे लगभग जो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीर जाफर की बात करें तो 1757 में जो भैया हमारा जो हुआ था प्लासी का युद्ध, उसमें मीर जाफर ने, उसमें इतना नालायक था, कुछ भी कह लीजिए, देशद्रोह का इसमें हम कहे तो रोल अदा किया था विलेन का, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो नहीं तो सिराजुद्दौला भाई हारा नहीं होता, ठीक है। और सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, सिराजुद्दौला से प्लासी के युद्ध में पहला युद्ध था 1757 का। तो उसमें जो है उसका सेनापति था मीर जाफर, उसने भाई गद्दारी करी, अंग्रेजों से मिल गया वो, ठीक है। इसीलिए सिराजुद्दौला बेचारा हार जाता है और यहीं से फिर शुरू हो जाता है अंग्रेजों का अपना कहानी। यह है आपके लिए प्रश्न, ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है उच्च, निम्न, समान या क्या? तो इसका जो है आप करेक्ट आंसर बताएंगे। ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जल्दी होगा या बाद में, तो ठीक है। अब आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, देखते रहिए, ठीक है। और बस ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वीडियो पे अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, और घंटी को बहुत तेज़ बजाइए, है ना, इतना तेज़ बजा दीजिए कि मतलब वाइब्रेट हो ही जाए, बस, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।